इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने आरएलसी एसी सर्किट्स को सॉल्व करना सीखा है और पिछली क्लास में आरएलसी सर्किट के एलिमेंट्स के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, हमें पता चला था कि सिंगल एलिमेंट्स के अक्रॉस अगर ये एलिमेंट्स एसी सोर्स से कनेक्टेड है तो सिंगल एलिमेंट्स के अक्रॉस पावर सप्लाइड की वैल्यू या पावर डिसिपेटेड की वैल्यू लिखना वो तो आसान है। सिंगल एलिमेंट्स के अक्रॉस हमें पता चलता है। अब मैं सिर्फ P लिख रहा हूँ, अगर इंस्टेंटेनियस पावर लिखना होगा तो PT लिखूंगा। ठीक, P का मतलब हमेशा एवरेज पावर ही होगा। एसी सर्किट्स में हमें एवरेज पावर से ही मतलब है। हम क्योंकि ये वोल्टेज करेंट्स की तो वैल्यूज कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल ऑन एन एवरेज जानना चाहते हैं कि सोर्स की वजह से एलिमेंट्स में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, डिसिपेट हो रही है। तो इसी सोर्स में एवरेज पावर की वैल्यू, अगर रेजिस्टर कनेक्टेड है, सिर्फ रेजिस्टर ऐसा एलिमेंट है कि उसके अक्रॉस कंटिन्यूअसली चाहे पॉजिटिव साइकिल हो नेगेटिव साइकिल हो कंटिन्यूअसली एनर्जी डिसिपेट होती है और एवरेज पावर डिसिपेटेड की वैल्यू कितनी आती है, वो वैल्यू आती है VRMS। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, IRMS। ठीक है, या फिर इसी को लिखा था VRMS स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R की इक्वल, और इसी को लिखा था IRMS स्क्वायर टाइम्स R की इक्वल। ठीक है, रेजिस्टर के अक्रॉस वही रिजल्ट्स आते हैं पावर डिसिपेटेड के जो कि डीसी सर्किट्स के लिए आते थे, लेकिन हमें एसी के आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट्स यूज करने पड़ेंगे। फिर इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड की वैल्यू कितनी आ रही थी, इंडक्टर और, ठीक है, इंडक्टर इसको लिख देता हूँ आर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस एवरेज पावर की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये रिजल्ट है हर एलिमेंट के लिए हमें पावर डिसिपेटेड निकालना आता है और तुम सर्किट को सॉल्व करके हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज करंट पता लगा सकते हो। तो फिर तुम्हें किसी और एक्स्ट्रा फार्मूला की जरूरत नहीं है। तुम अपने कोर्स में पावर डिसिपेटेड वाले सारे क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूले से कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं साथ साथ चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज आ रही है क्यों आ रही है ये भी समझ में आए तुम्हें। हमारा वोल्टेज सोर्स मान लो कुछ इस तरह से वोल्टेज सोर्स है, ये समझाने के लिए यहाँ पर डीसी ड्रॉ किया है। ये हायर है, ये लोअर है। तो अगर करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारा सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट के अक्रॉस एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, और अगर करंट इसका ऑपोजिट फ्लो करता है, ठीक, वोल्टेज इधर है और वोल्टेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो VI पावर की वैल्यू नेगेटिव होगी। और नेगेटिव पावर का मतलब होगा कि एनर्जी, ये सोर्स एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एलिमेंट एनर्जी इस टाइम में लूज कर रहा होगा। ठीक है, जैसे वर्क डन में होता है, पॉजिटिव वर्क डन मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन मतलब एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। लाइक वाइज फॉर पावर ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो पावर की वैल्यूज आ रही है ऐसी वैल्यूज इसलिए आ रही है, इनको मैं सिंगल एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने आरएलसी सर्किट डिस्कस किया था, वहां पे बहुत मैंने से वेव फॉर्म्स बनाए थे। रेजिस्टर सर्किट में जब वोल्टेज पॉजिटिव है ना तो करंट भी पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पावर है, ठीक है, सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है, लेकिन जैसे वोल्टेज नेगेटिव होता है, ठीक है, वोल्टेज नेगेटिव होता है तो उस टाइम में करंट भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक, वोल्टेज करंट दोनों साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वोल्टेज इधर है ना उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अभी भी हमारा सोर्स पॉजिटिव पावर सप्लाई कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो चाहे पॉजिटिव साइकिल हो नेगेटिव साइकिल हो, रेजिस्टर हमेशा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, इस एनर्जी को डिसिपेट करता है। कितनी करता है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वेव फॉर्म के टर्म्स में देखना चाहते हैं, कैपेसिटर के पास आते हैं।
तो कैपेसिटर का केस इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर में, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल देखना, ऐसा ही नेगेटिव साइकिल में है। पॉजिटिव साइकिल का अगर फर्स्ट क्वार्टर हम देखें, ठीक है, अगर पॉजिटिव क्वार्टर का हम सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से कि यहाँ पर तो वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, और करंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी इधर ही जा रहा है, मतलब हमारा जो सोर्स है ना, वो कुछ वर्क कर रहा है, सिस्टम में पावर सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ये एनर्जी कहाँ जा रही है? वो ऑब्वियसली इस पे चार्ज स्टोर हो रहा होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखा है, तो उसको डिसिपेट नहीं किया है। और इसके अगले क्वार्टर में क्या होता है, इसके जस्ट नेक्स्ट क्वार्टर में हम देखेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है कि इसके अगले क्वार्टर में क्या होता है, अगले क्वार्टर में देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगले क्वार्टर में हम देखते हैं, तो अगले क्वार्टर में क्या होता है, वोल्टेज तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इस बार करंट नेगेटिव हो जाता है। तुम देख सकते करंट अब इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट नेगेटिव होने का मतलब ही है कि करंट नेगेटिव होने का मतलब, वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव हो गया है। तो करंट नेगेटिव होने का मतलब है कि अब ये सोर्स एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि कैपेसिटर एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट हाफ साइकिल में ना, एक पार्ट में एनर्जी सोर्स ने एनर्जी सप्लाई किया, एक पार्ट में उतनी एनर्जी वापस एक्सट्रैक्ट कर ली, तो नेट एनर्जी सोर्स ने कोई सप्लाई नहीं की। और ये ऑब्वियस है कि कंप्लीट साइकिल में कैपेसिटर नेट एनर्जी डिसिपेटेड जीरो ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी डिसिपेट नहीं कर सकता है, तो नेट एनर्जी या नेट पावर की वैल्यू कैपेसिटर के लिए जीरो ही आनी चाहिए थी। और बिल्कुल ऐसा ही इंडक्टर के लिए भी होगा। तुम देखोगे कि इसके एक क्वार्टर में ना, यस सर, जो ये दूसरे क्वार्टर में जो लूज करता है ना इंडक्टर अपनी हाँ एनर्जी, हाँ हाँ, वो कहाँ जाती है वो एनर्जी? वो सोर्स के पास जाती है। अब ये जो एसी सोर्स ऑब्वियसली, ये जो एसी सोर्स है, इस ये कहाँ से आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं ये कॉइल होगा, इसको हम, ठीक है, रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो रोटेट करने में हमें कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी वापस हमारे सोर्स के पास आ जाती है और फिर सोर्स वापस कैपेसिटर में रहता है और फिर कैपेसिटर वापस सोर्स में रहता है और ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है। ये जिस भी फॉर्म में एनर्जी होगी, कहीं ना कहीं से तो ये एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं ना, तो जो भी हमारा ओरिजिनल सोर्स होगा वहां पे एनर्जी इंटरचेंज हो रही होगी। एनीवे, ठीक है। और ऐसा ही कुछ इंडक्टर के लिए हो रहा है, वो तुम देख सकते हो कि इंडक्टर की भी एक क्वार्टर में तो दोनों वोल्टेज करंट पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे क्वार्टर में उसी तरह से वोल्टेज करंट एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। तो एक साइकिल, एक पार्ट में एनर्जी सप्लाई हो रही, एक पार्ट में एनर्जी लूज हो रही। तो और ये बिल्कुल रीजनेबल है, गिवन द फैक्ट दैट कैपेसिटर एंड inductors are energy storing elements, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि जब हम लोग आगे एसी सर्किट डिस्कस करते हैं और एसी सर्किट में पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसफर डिस्कस करते हैं, तो हमारा सर्किट सिंपल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगे रहते हैं। हमेशा सीरीज सर्किट भी नहीं होता है, उसमें पैरेलल में इंडक्टर कैपेसिटर्स अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हर तरह के कॉम्बिनेशन को हम एक सीरीज आर एल सी सर्किट की तरह देख सकते हैं, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं, जैसे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट होता है ना, वैसे ही तुम आगे पढ़ोगे कि किसी भी तरह के नेटवर्क का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस की जो वैल्यू होगी ना, उसमें कुछ रिएक्टेंस वाला पार्ट होगा, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला पार्ट होगा और रेजिस्टेंस वाला पार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्टली किसी भी इम्पीडेंस के अक्रॉस एसी सोर्स की वजह से कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। अच्छा, मैं इतनी देर में एक पॉइंट बताना भूल गया, पावर डिसिपेटेड से रिलेटेड।
हाँ, मैं ये वेव फॉर्म के टर्म्स में बता रहा था, और यही चीज तुम लोग फेजर से बिल्कुल देख सकते हो कि फेजर के फॉर्म में देख सकते हो कि दोनों बिल्कुल सेम फेज में है, तो इस टाइम में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगी, ठीक है, और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस टाइम में दोनों सेम फेज में है, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर के लिए देखेंगे तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनकी वजह से जो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू आती है, वो एवरेज पावर डिसिपेटेड की वैल्यू आती है, वो जीरो आ जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वोल्टेज और करंट फेजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है, तो अभी जो रिजल्ट निकाला था उस पर अगर वोल्टेज और करंट फेजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखो, देखो ये करंट फेजर है और ये वोल्टेज फेजर है, ठीक है। दोनों अगर 90 डिग्री पर होंगे ना, तो ये कॉस साइन इनका प्रोडक्ट होगा, और ऐसे फंक्शन का फुल साइकिल में इंटीग्रल हमेशा जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम फेज में होंगे तो वो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होगा, जैसे रेजिस्टर के लिए होता है, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, तो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, तो ऐसे वोल्टेज करंट के करस्पॉन्डिंग मीनिंगफुल, मतलब ऐसे वोल्टेज करंट के करस्पॉन्डिंग नेट पावर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है। अगर वोल्टेज और करंट 90 डिग्री पर है तो 100% उनकी वजह से पावर जीरो आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जीरो होती है, ठीक है? और अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो पावर फाइनाइट आएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू नॉन जीरो होती है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री पर करंट और वोल्टेज जैसे ही 90 डिग्री पर होंगे तो इनकी वजह से कंफर्म है कि कोई पावर, नेट एवरेज पावर जीरो होगी, ठीक है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बताने के बाद, ठीक है, अब हम फाइनल रिजल्ट जो पिछली क्लास में मैंने लिखा था उसको यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से। ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, हम एक रिजल्ट याद रखेंगे कि हमारे पास एक इस तरह से इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस का मतलब है इसमें रेजिस्टेंस होगी, इंडक्टेंस होगी कैपेसिटेंस होगी कुछ, ये इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इम्पीडेंस ट्रायंगल से। इसको लेट अस कॉल दिस Z, इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ये इम्पीडेंस है, और इसको हमने कनेक्ट किया है AC सोर्स से, ठीक है, V0 साइन ओमेगा। करंट कैलकुलेट किया तो इस बार जो करंट की वैल्यू आ रही है वो I0 साइन ओमेगा टी -5। इस बार जो करंट की वैल्यू, किसी भी जनरल सर्किट की बात अगर कर रहे हैं हम, तो किसी भी जनरल सर्किट में जो करंट की वैल्यू आती है वो ना ही कंप्लीटली इन फेज विथ वोल्टेज आती है, ना ही कंप्लीटली आउट ऑफ, ना ही कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू वोल्टेज फेजर करंट की वैल्यू आती है, ठीक है। अगर प्योर रेजिस्टर है तो वोल्टेज करंट सेम फेज में, अगर प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज करंट 90 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा किसी भी जनरल कॉम्बिनेशन के लिए जो करंट है ना, वो ना ही कंप्लीटली वोल्टेज के साथ इन फेज होती है, ना ही कंप्लीटली करंट फेजर वोल्टेज के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट फेज में होगा, कुछ पार्ट परपेंडिकुलर होगा। एनीवे, तो ऐसे सर्किट के लिए हम पावर डिसिपेटेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऐसी सर्किट है हर टाइम में पावर पावर डिलीवर्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, और हर टाइम में इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं और एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज पावर की वैल्यू आती है, उसको मैं फिर यहाँ पे एवरेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के लिए टी लिखूंगा, एवरेज के लिए तुम आगे पढ़ोगे कि हम
डायरेक्टली ना, अगर हमें पीक वैल्यू लिखनी होती है करंट की या वोल्टेज की तो ऐसे लिखते हैं, वरना आरएमएस वैल्यू को वी और आई लिखते हैं। तो जो भी वोल्टेज रेटिंग तुम कितने, कोई भी सप्लाई यूनिट होगी या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा उसमें तुम रेटिंग देखना, उसमें सीधा वोल्टेज करंट की रेटिंग दी रहती है। एसी सोर्स, एसी डिवाइसेस के लिए कह रहा हूँ, तो उसमें सीधा जो वैल्यू रहती है ना वो वोल्टेज की या करंट की, वो आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, हम आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में ही ज्यादातर अपने सोर्सेस को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम आरएमएस वैल्यू मेंशन करते हैं क्योंकि वो ज्यादा हमें, ठीक है, रिलेवेंट लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन सोर्सेस का क्या करना है, एनर्जी तो ट्रांसफर करनी है, और एनर्जी ट्रांसफर अच्छे से हमें आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में पता चलती है। ठीक है, तो एवरेज पावर की वैल्यू किसी भी जनरल आरएलसी सर्किट के लिए आती है, कितनी आती है, वी आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस, मतलब सेम फॉर्मूला जो डीसी में यूज कर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, वो है कॉस फाई। ठीक है, और पावर डिसिपेटेड की वैल्यू आती है, ठीक है, तुम चाहो तो इसको वोल्टेज के टर्म्स में भी लिख सकते हो, चाहो तो करंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, जैसे रेजिस्टर के लिए बोल रहा था वहां पे भी ऐसे ही पावर डिसिपेटेड लिखते थे, वहां पे वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ये आरएलसी सर्किट है, ठीक है, ये कोई भी जनरल एसी सर्किट है, तो इसके लिए हम हमेशा लिखेंगे पावर डिसिपेटेड की वैल्यू वी वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड के इक्वल, जेड जहां पर जेड स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये अरे ओम्स लॉ अप्लाई किया पूरे एलिमेंट के लिए, सॉरी पूरे आरएलसी सर्किट के लिए, और हमें पता है कि वी आर एम एस की वैल्यू आई आर एम एस टाइम्स जेड, ये भूले नहीं हो ना। एसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो मैंने दो ही चीजें तो बताई हैं सिर्फ, अब वो भी अगर भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। एसी सर्किट के लिए मैंने बताया है कि अगर हमारे पास, हाँ ये, अगर हमारे पास कोई एसी सर्किट है, ठीक है, तो उसके लिए पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लिया, इम्पीडेंस ट्रायंगल को देख करके हमें इम्पीडेंस पता है, फेज पता है, ठीक है, तो हम लोग उस सर्किट में करंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ से, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट इस आरएलसी के क्रॉस टाइम्स इम्पीडेंस की इक्वल होगी, और फेज क्या होगा, ठीक है, वो इसी इम्पीडेंस ट्रायंगल से पता चलेगा। ठीक है, ओके, वेरी वेल, ठीक है, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ ना, वी आर एम एस, आई आर एम एस को वी आर एम एस अपॉन जेड लिखता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी कॉस फाई, ठीक है, और आई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, इम्पीडेंस के टर्म्स में जेड कॉस फाई। तो सारे फॉर्मूले जो तुमने याद किए थे डीसी सर्किट्स में रेजिस्टर के लिए, वी आई के इक्वल वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आई स्क्वायर, वही सारे फॉर्मूले यहाँ पर भी है। ठीक है, फाइनल इसको हमेशा यूज करोगे। अगर प्योर रेजिस्टर सर्किट है तो क्या होगा, ये जेड की जगह आर आ जाएगा और कॉस फाई 1 हो जाएगा। प्योर इंडक्टर सर्किट है तो जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तुम इन फॉर्मूले को यूज करके किसी भी तरह के सर्किट के लिए पावर डिसिपेटेड की वैल्यू लिख सकते हो। तो तुम लोग या तो ये वाला याद रखो या तो इसको भूल जाओ, साथ में पता होना चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई मत करना जब भी अप्लाई, क्योंकि अगर दोनों इंटरचेंजेबली बाद में अप्लाई कर सकते हो जब एक्सपर्ट हो जाओ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हर बार तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, हर बार जब भी एसी सर्किट देखिए पावर पूछा जाए तो इस तरह से कैलकुलेट करना। ठीक है, इनमें से जो भी फॉर्मूला तुम्हें सुइटेबल लगे, मतलब तुम्हें अपने सर्किट में अगर करंट पता है तो करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर तुम्हें अपने सर्किट में वोल्टेज पता है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करो। इन एनी केस तुम्हें अपने सर्किट में पावर फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कॉस फाई वाला जो टर्म है ये हमारे सर्किट में के लिए पावर फैक्टर कहलाता है, और पावर फैक्टर क्यों कहलाता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला अच्छे से देख लो, इसको यूज करके तुम सारे सर्किट्स में
पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में, ठीक है, देखना चाहता हूँ अच्छे से। पावर डिसिपेटेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पावर डिसिपेटेड की वैल्यू जो आई है वो भी यहाँ पे सारे रिजल्ट्स को एक ही जगह लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। ठीक है, पावर डिसिपेटेड। ठीक है, ठीक, अब थोड़ा सा डिस्कशन इस पावर फैक्टर वाले टर्म पे। तो अगर तुम्हें ऐसा आरएलसी सर्किट दिया गया है, पावर निकालना है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम सोचो फेज निकालेंगे और फेज से हम पावर फैक्टर निकाल लेंगे। हाँ, ऐसा ही करना है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम एक और काम कर सकते हैं। इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को मैं थोड़ा और प्रॉपर्ली यहाँ पर बना रहा हूँ। इसमें जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। ये अंडरस्टूड है, ये एक्सेल माइनस एक्स कहाँ से आया। ठीक है, तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को केयरफुली देखो। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल को केयरफुली देखो। ठीक है, और इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को देख करके हम बोल सकते हैं कि cos फाई की वैल्यू जो होगी वो एक्चुअली r अपॉन z के इक्वल होगी। ठीक है, मतलब एलिमेंट में रेजिस्टेंस कितना है और टोटल इम्पीडेंस कितनी है। ठीक है, जिस एसी सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, उस एसी सर्किट में पावर डिसिपेटेड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, और पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा किस सर्किट में होगी? ऐसे सर्किट में होगी जिसमें रिएक्टेंस कम है और रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, क्या क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मान लो प्योर रेजिस्टर सर्किट है, उसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? प्योर रेजिस्टर सर्किट है, एक्सएल माइनस एक्सी 0 है, उसमें इम्पीडेंस की वैल्यू आर हो जाएगी और पावर फैक्टर जो है ना 1 हो जाएगा। ये मैक्सिमम पावर फैक्टर पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 हो सकता है तब होगा जब ये प्योर रेजिस्टर सर्किट है। ठीक है, ठीक है, और अगर प्योर रिएक्टेंस सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंस है, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो ऐसे सर्किट्स में पावर फैक्टर की वैल्यू 90 हो जाएगी और ऐसे सर्किट में पावर डिसिपेटेड 0 होगा। ठीक है, ठीक है, तो जनरली हमारे हाउस होल्ड यूनिट्स में जो पावर सप्लाई आती है, तो हमारे ओवरऑल हाउस होल्ड नेटवर्क का भी कुछ ना कुछ एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा और उसके लिए भी कुछ ना कुछ पावर फैक्टर होगी। तो पावर फैक्टर अगर रिड्यूस हो जाता है ना, ठीक है, तुम देख सकते हो कि अगर पावर, जैसे इसी एलिमेंट को देखो, यहीं पर देखो, सेम वोल्टेज सोर्स हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझना क्या पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। वोल्टेज सोर्स सेम है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इंडक्टर कैपेसिटर हमने इस तरह से सेट कर दिया कि पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत कम होगी, मतलब 5 बहुत ज्यादा हो गया, इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, या मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे हाउस होल्ड में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो होगी हर सर्किट में। तो ओवरऑल जब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा इम्पीडेंस जो आता है ना, उसमें रिएक्टेंस वाला पार्ट मान लो ज्यादा है। ठीक है, लोड तो फिक्स है, ठीक है, जिसके अक्रॉस एक्चुअली तुम पावर कंज्यूम कर रहे हो वो लोड तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन उस सर्किट के दूसरे इफेक्ट्स की वजह से कुछ कुछ कैपेसिटेंस भी होती है, इंडक्टेंस भी होती है, पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। पावर फैक्टर रिड्यूस होने की वजह से पावर सप्लाइड
जो इफेक्टिव पावर है ना, जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तुम देख सकते हो लोड सेम रखा है, लेकिन इनकी वजह से ना धीरे धीरे पावर हम, मतलब पावर आने का जो रेट है, पावर का जो रेट है, पावर की जो वैल्यू है, एनर्जी का जो रेट है, वो कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो भी एनर्जी आए ना, ठीक है, वो जो भी एनर्जी है उसको हम इफेक्टिवली यूज कर पाए, यानी ज्यादा से ज्यादा पावर। ठीक, पावर ज्यादा तब होगा जब ये पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ओवरऑल जो हमारा नेटवर्क है उसकी इम्पीडेंस जो है ना, उसकी इम्पीडेंस में रिएक्टेंस वाला पार्ट कम हो और रेजिस्टेंस वाला पार्ट मेन हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने हाउस होल्ड यूनिट से पहले ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो कि किसी तरह से हमारे ओवरऑल नेटवर्क की इम्पीडेंस के लिए पावर फैक्टर को इंक्रीज करता है। कि पावर फैक्टर कैसे इंक्रीज करता है, वो तुम्हारे लोड के साथ ना एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस, ये जो अलग से हमने अपने अपने हाउस होल्ड सर्किट के साथ ये वाला जो डिवाइस लगाया है, ये कैपेसिटर या इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर टाइप का ही होता है, इनफैक्ट कैपेसिटर ही होता है। ठीक, तो कैपेसिटर लाने से हम पावर को चेंज, मतलब लोड के अक्रॉस जो एनर्जी डिसिपेट होगी उसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन किस रेट से एनर्जी आ रही है उसको हम सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो मैं ये एसी आरएलसी सर्किट को ही लेकर के समझा देता हूँ। मान लो बिल्कुल इसी तरह से हमारे सर्किट में ना ये इंडक्टिव रिएक्टेंस थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, जिसके करस्पॉन्डिंग ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई है। हम चाहते हैं कि पावर फैक्टर इंक्रीज हो, तो हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे ना, कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ाएंगे। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे बढ़ाएंगे, 1/ω/c, कैपेसिटेंस को कम करके। तो कैपेसिटेंस को कम करने के लिए सीरीज में कैपेसिटर लगा दो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगी और ओवरऑल रिएक्टेंस वाला पार्ट कम होगा। ठीक, रिएक्टेंस वाला पार्ट कम होगा और पावर फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हम इफेक्टिवली, ठीक है, हम ज्यादा इफेक्टिवली पावर को कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा लोड के जो हमारे डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरली जो हाउस होल्ड यूनिट्स है ना, उसके पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8, 0. ठीक है, 0.89 के आसपास होती है। ठीक है, अगर पावर फैक्टर बहुत कम हो गया तो वो अनडिजायरेबल है, उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक, कैपेसिटर लगाने से हम लोड नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि इफेक्टिव लोड नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि कैपेसिटर कोई एनर्जी थोड़ी कंज्यूम करेगा। मतलब तुम्हारा जो एनर्जी मीटर है ना, उसकी रीडिंग चेंज नहीं होगी, महीने के एंड में जो बिल आता है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा वॉट के ठीक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को यूज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सारी कहानी पावर की कंप्लीट हो गई, यहाँ तक तुम सारी थ्योरी कंप्लीट है। तुम करंट की वैल्यू, सॉरी पावर की वैल्यू और सर्किट सॉल्विंग कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और टर्म हम ऐड करते हैं, ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है ना, इसको केयरफुली देखते हैं। यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल में, चलो इसको ऐसे बनाते हैं, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में जो रेजिस्टर वाला जो फेजर है ना, रेजिस्टेंस वाला जो फेजर है, ये करंट फेजर को डिनोट करता है। और जो इम्पीडेंस वाला फेजर है, ठीक है, वो वोल्टेज फेजर को डिनोट करता है। ठीक है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। ठीक है, इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, वैसे मैं इसको ऐसे, ये तो वी आर और वी नॉट है, लेकिन करंट फेजर और वोल्टेज फेजर अगर मुझे ड्रॉ करने हैं तो वो इन्हीं डायरेक्शंस में होंगे। लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर फेजर डायग्राम चाहिए, तो वो प्रॉपर फेजर डायग्राम आरएलसी सर्किट में मैंने ड्रॉ किया था, उसकी हेल्प लेनी चाहिए।
कहाँ है, ये है, ठीक, इसको यहाँ से किडनैप कर लेते हैं। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इम्पीडेंस वाला भी रहने देते हैं, इसको कॉपी कर लिया है तो इसको यहाँ से डिलीट करना इसके साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो किसी भी जनरल आरएलसी सर्किट में वोल्टेज फेजर, करंट फेजर इस तरह से होंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेंट है, ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली किसी भी आरएलसी सर्किट में हम तो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं ना, और उस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट ड्राइव होता है, तो हम करंट के रेस्पेक्ट में हमेशा सर्किट की लैगिंग या लीडिंग बताते हैं। अगर वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट लैग कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे कर रहा है, तो वो सर्किट लैगिंग सर्किट कहलाता है, ठीक है। कोई भी इंडक्टिव सर्किट जिसमें इंडक्टेंस डोमिनेंट होगा वो लैगिंग सर्किट होगा, ठीक है। अगर वोल्टेज के कंपैरिजन में मान लो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होती, ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होती, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम, तो नेट XC माइनस XL इधर आता, और रेजिस्टेंस फेजर तो इधर है, ठीक है। तो इस केस में जो इम्पीडेंस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, तो वोल्टेज इधर और ये करंट इधर, ठीक है, ये वोल्टेज करंट फेजर। तो इस केस में हम बोलते हैं ना, अगर कैपेसिटिव एलिमेंट ज्यादा डोमिनेंट है तो इस केस में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। तो कैपेसिटर में करंट तो 90 डिग्री से लीड करता था, लेकिन अगर कैपेसिटर डोमिनेंट भी है तो 90 से ना लीड करे, लेकिन करंट ही लीड करेगा, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं लीडिंग सर्किट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैगिंग सर्किट का मतलब है कि करंट लैग कर रहा है, लीडिंग सर्किट का मतलब करंट लीड कर रहा है, ठीक। एनीवे, इन एनी केस करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू हम इंपीडेंस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू कितनी होगी, वो कॉस इनवर्स R अपॉन Z के इक्वल होगी, ठीक है। R और Z की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू है ना, हम बोलते हैं, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वोल्टेज की, इसको थोड़ा अलग से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि उस एलिमेंट के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज फेजर की वैल्यू होगी। वोल्टेज फेजर ड्रॉ करता हूँ, वोल्टेज फेजर लेटेस्ट से कुछ ऐसे है कि वोल्टेज फेजर कुछ ऐसे है, मान लो, ठीक है, ये वोल्टेज फेजर है, और इसके रेस्पेक्ट में जो करंट फेजर आ रहा है, अगर मान लो लैगिंग सर्किट है तो करंट की तरह आएगा, करंट कुछ ऐसे आएगा, ये करंट फेजर है, ठीक है, ये करंट फेजर है, और इनके बीच में जो फेज लाइन फाई है, ठीक है। और यही काम हम लोग ठीक है लीडिंग सर्किट के लिए भी कर सकते हैं। ये लैगिंग सर्किट है, ऑब्वियसली इसमें इंडक्टिव एलिमेंट ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर ही वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, ठीक है। और अगर कैपेसिटर एलिमेंट है, ठीक है, अगर कैपेसिटर एलिमेंट है तो उसमें करंट एक्चुअली, ठीक है, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, लैग नहीं करेगा, ठीक है, लीड करेगा, ठीक है। लेट अस कॉल दिस फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि फेजर डायग्राम के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम बोलते हैं कि इस करंट फेजर के दो कंपोनेंट्स होंगे। हालांकि ये फेजर है, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं, लेकिन फेजर के टर्म्स में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि करंट फेजर का ना दो पार्ट होगा, ठीक। इसको तुम थोड़ा साइनसॉइड के टर्म्स में भी सोचने की कोशिश करोगे तो भी समझ में आएगा। इसका दो पार्ट होगा, ठीक है। एक तो, ठीक है, एक पार्ट होगा, ठीक है, इन फेज विद वोल्टेज, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है करंट फेजर का, वेक्टर है तो वेक्टर के रूल्स फेजर के लिए भी अप्लाई होंगे वैसे ही। ये है I cos फाई, ठीक है।
और दूसरा जो कंपोनेंट है करंट का वो होगा I sin phi। ठीक है, इसको लिखेंगे I sin phi। ठीक है, और वैसा ही लीडिंग सर्किट के लिए भी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ठीक है ये I cos phi है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो I sin phi है। ठीक है, I cos phi। हम बोलते हैं कि करंट फेजर का वो कंपोनेंट, ठीक है, ये सारे वेक्टर साथ साथ रोटेट करें तो करंट फेजर को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों कंपोनेंट फेजर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि करंट का वो कंपोनेंट जो कि वोल्टेज के साथ है ना, वही एक्चुअली पावर में कंट्रीब्यूट करता है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से कोई पावर नहीं आती है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ठीक है, जो कि वोल्टेज के साथ सेम फेज में पावर का वो ये I cos phi, करंट का वो कंपोनेंट जो कि वोल्टेज के साथ इन फेज है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव, इसको बोलते हैं वॉटफुल कंपोनेंट। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट क्या ये कहलाता है वॉटलेस करंट। और वैसा ही यहाँ पे भी बोलेंगे। और ये वॉटलेस करंट का मतलब होता है ना, ऐसा लगता है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना ये यूजलेस है, इसकी वजह से कोई पावर आ ही नहीं रही, इसकी वजह से कोई एनर्जी नहीं आ रही। ठीक है, वही कंपोनेंट जो वोल्टेज के साथ है वही पावर में क्योंकि कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको हम लोग वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं, इसको वॉटलेस करंट बोलते हैं, और इसी को हम लोग वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। वर्चुअल करंट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये भी साथ में पावर के साथ ये भी तुम्हें याद होना। अब तुम थोड़ा जो फेजर डायग्राम थे ना तीनों एलिमेंट्स के लिए वो तुम याद करो। रेजिस्टर के लिए दोनों सेम फेज में थे इसीलिए पावर उसकी वजह से आ रही थी, और वो पार्ट जो कि परपेंडिकुलर था, ठीक है, तो ये एक साइन था एक कॉस था, तो ऐसे करंट वोल्टेज के लिए पावर नेट पावर 0 होती है। ठीक है, तो अगर किसी जनरल एंगल पर है तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसका एक पार्ट कंप्लीटली वोल्टेज के साथ होगा, एक पार्ट कंप्लीटली वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से कोई पावर नहीं आएगी। इनफैक्ट इसमें अब ये पता नहीं तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं है, इसमें पावर के भी ना दो कंपोनेंट्स हम बना देते हैं। हम बोलते हैं ये एपरेंट पावर है, बताऊं या छोड़ू उसको? चलो ये वाला जो पार्ट बताओ ना इसको तुम बस एक बार देख लो, शायद ये तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ये वी आई की जो वैल्यू है ना इसको हम बोल लेते हैं ये एपरेंट पावर है। ठीक है, चलो जाने दो उसको, छोड़ो, यहीं तक याद रखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो बाद में कभी बता दूंगा। कि पावर को भी हम ना पावर ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें भी पावर के दो कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं, एक वॉटफुल, एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर वो होता है जिसकी वजह से एक्चुअली पावर आ रहा होता है, और रिएक्टिव पावर बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट्स है ना रिएक्टिव एलिमेंट्स उसमें वो ऑसिलेट करके इन और आउट होता रहता है। ये देखो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें। ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना पावर का, ये कॉस फाई वाला जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये कहलाता है एक्टिव पावर, और वी नॉट आई नॉट साइन फाई, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट आई नॉट साइन फाई आएगा, ये कहलाता है रिएक्टिव पावर। इसकी वजह से फुल साइकिल में नेट पावर 0 आती है, इसकी वजह से फुल साइकिल में नेट पावर नॉन 0 आती है, यही एक्चुअल पावर होती है। ठीक है, तो एनीवे ये सब नेसेसरी नहीं है तुम्हें जानना, ये सब टर्मिनोलॉजी है। अगर तुम्हें कहीं पर आए कि एक्टिव पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर क्या होता है, तो ये जो तुमने कैलकुलेट किया है ना यही एक्टिव पावर है। ठीक है, और जो ये साइन फाई वाला जो पार्ट रह गया है जिसकी करस्पॉन्डिंग एवरेज पावर 0 हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, इस पार्ट को। ठीक है, इसको भी अब
छोड़ो, इसको इग्नोर करो। लेकिन वॉटलेस करंट क्या है, वॉटफुल करंट क्या है, वो तुम वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट्स रह गए। एलसी ऑसिलेशन, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी तक मैं वेट कर रहा था बताने के लिए। आरएलसी सर्किट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया है। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत हम उसका तुम्हें क्लू मिला होगा कि हाउस होल्ड सर्किट्स में हम चाहते हैं कि हमारे इम्पीडेंस के लिए, हमारे नेट इम्पीडेंस के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इम्पीडेंस की वैल्यू हम मॉडिफाई करते हैं, और इम्पीडेंस में हम ये रिएक्टेंस भी मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस मॉडिफाई करने के लिए हमें एक्चुअली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी इंडक्टर एलिमेंट और कैपेसिटर एलिमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये जो रिएक्टेंसेज है ना, इनको हम लोग कम ज़्यादा करके मॉडिफाई करके इम्पीडेंस मॉडिफाई कर सकते हैं, कि पावर फैक्टर इम्पीडेंस मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू, सी की वैल्यू चेंज करके इंडक्टेंस और रिएक्टेंस हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने अपने नॉर्मल कोई भी जनरल आरएलसी सर्किट ले लिया, उसमें एसी सोर्स लगा दिया, अब तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट ये है कि मैं इस आरएलसी सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम करंट ड्राइव करूं। ठीक है, तुम मैक्सिमम करंट ड्राइव करना चाहते हो। तो मैक्सिमम करंट ड्राइव करने के लिए तुम सोचोगे इम्पीडेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया ना, उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, उसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या चेंज कर सकते हो? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो, क्योंकि इंडक्टेंस रेजिस्टेंस का कुछ नहीं कर सकते, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि हम किसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मॉडिफाई करके ना इंपीडेंस की वैल्यू डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम इंपीडेंस करने के लिए एक तरीका है, ठीक है, कि तुम क्या करोगे ना, जो कि तुम पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए कर रहे थे, तुम क्या करोगे, किसी तरह से अगर मान लो इंडक्टेंस ज्यादा है तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बढ़ाओगे, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ाओगे। ठीक है, तो किसी तरह से तुम अगर इन दोनों को इक्वल कर दो ना, ठीक है, तो इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और तुम्हारी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि करंट की जो पीक वैल्यू होती है, मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो साइनसॉइडली करंट ऑसिलेट कर रहा है, ये जो पीक वैल्यू उसकी बात की जा रही है। तो इम्पीडेंस को अगर हम मिनिमाइज कर पाते हैं तो हम अपने सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज कर सकते। अब उसके बाद कह रहा हूँ कि सर्किट तो हमने बना लिया, और सर्किट बनाने के बाद आर एल सी फिक्स हो गए। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ये भी सर्किट सॉल्विंग का ही पार्ट था, इसको मैं सेव करके रखा था, यहाँ पर तुम्हारा ध्यान अभी तक नहीं गया था, बस मैं इतने टाइम में यही एक्सप्लेन कर रहा था कि आरएलसी सर्किट, आरएलसी एसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, और उसके एलिमेंट्स के क्रॉस पावर डिसिपेटेड कैसे कैलकुलेट करना है, वो अब तुम्हें आता है। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि लेट अस से ये हमें एक आरएलसी सर्किट दे दिया गया, कि आरएलसी सर्किट दे दिया गया है का मतलब है कि इसके अक्रॉस एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तो फिक्स हो गई। लेकिन लेट अस से ये जो हमारा सोर्स है ना, जो एसी सोर्स है, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक लैब्स में या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी हैं, देख सकते हो, उसमें एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लैब का बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले होता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, सिर्फ कनेक्ट कर देते हैं, ये कहलाता है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप क्या करता है कि एसी वोल्टेज जनरेट करता है, साइनसॉइडल वोल्टेज जनरेट करता है। तो वो तो पहले भी हो रही थी, नहीं वो तो पावर
वो पावर प्लांट से सप्लाई आ रही थी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज हम अपने से नहीं बदल सकते, वो तो जो आ रही वही रहेगी। ये जो ऑसिलोस्कोप है ना, इसके कंट्रोल्स होते हैं, तो उनको यूज करके हम जो सोर्स है ना उसके एम्पलीट्यूड को भी हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो तुम ये जो यहाँ पे कंट्रोल नॉब्स दिख रहे हैं, इसको तुम चेंज करके ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी का और अलग अलग एम्पलीट्यूड का साइनसॉइडल वोल्टेज बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, अपने आरएलसी सर्किट के अक्रॉस एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा एसी सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में है। और फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में होने का मतलब क्या है पता है? क्या है मतलब? कि उस एसी सर्किट के लिए रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे कंट्रोल में। ठीक है, हम, तुम्हें पता है कि रिएक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका भी हमने ग्राफ बनाया है। तो मैं ऊपर नीचे ज्यादा स्लाइड कर रहा हूँ, इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम लोगों को। ये रिएक्टेंस वाला जो पार्ट है ना, इसको यहाँ से, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ना कुछ पार्ट बाहर ही चला जा रहा है क्या, इसको साथ में लग लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी करती है, वो हमें पता है, ये देखो। ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ है और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये XC है। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज होगी। तो तुम देख सकते, अगर मान लो हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है, ये DC के क्लोज है, तो इस टाइम में क्या होगा पता है? चलो हम एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस प्लॉट ही करते हैं, कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस प्लॉट ही करते हैं, कि इसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें प्रॉपर वेरिएशन भी दिख जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ इस RLC सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्टेंस वैरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ इम्पीडेंस कैसे वैरी करेगा हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बताओ, फ्रीक्वेंसी जब बिल्कुल जीरो है, DC सोर्स है, तो उस टाइम में क्या होगा पता है? इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंफिनिटी होगा। DC के लिए ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे, ओवरऑल इंपीडेंस इंफिनिटी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो तुम गेस कर सकते हो, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, और ऐसा होने से इनके बीच का गैप कम होगा, यानी कि XC माइनस XL की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, यानी कि इम्पीडेंस डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इम्पीडेंस हम सोच सकते हैं स्टार्टिंग में इन्फिनिटी, ऐसे डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा, एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे हमारे एलिमेंट के अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिल्कुल सेम हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब हमारे AC सर्किट के अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के पहले स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है उस टाइम में XC की वैल्यू इंफिनिटी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो है। अब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ा रहे ना, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ा रहे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो रही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि XL XC की वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई है। ठीक है, उस टाइम में रिएक्टेंस वाला कंपोनेंट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और उस टाइम में इंपीडेंस की वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो जाएगी किसके? रेजिस्टेंस इन दी RLC सर्किट की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला जो बाई कंपोनेंट है ना, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो नेट इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, कि वहां पे इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा,
लेकिन नेट इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टर की वजह से आएगी। ठीक, अब इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, और नेट इम्पीडेंस की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। और जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर देंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ह्यूज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो जो इंडक्टर है ना वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करने लगेगा, और कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ना, इंडक्टर को हम कई बार बोलते हैं कि लो पास सर्किट। मतलब इंडक्टर जो है ना हम लो पास फिल्टर डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। लो पास फिल्टर का मतलब ये है कि जिस भी ब्रांच में तुम इंडक्टर लगा दोगे ना, वो लो फ्रीक्वेंसी को तो अलाउ करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल्स है ना वो पास नहीं कर पाएंगे। और कैपेसिटर बिहेव करता है कि कैपेसिटर बिहेव करता है हाई पास फिल्टर की तरह। ठीक, अगर तुम्हें मान लो ऐसा ऐसा ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिसमें कि तुम्हें हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को पास कराना है और लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को ब्लॉक करना है, तो वहां पे कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वो आसानी से अलाउ करता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास करने के लिए, और जो लो फ्रीक्वेंसी करंट है उसको ब्लॉक कर देता है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। ठीक, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसी बुक में दिया गया था, पता नहीं शायद रेस्निक हैलिडे या यूनिवर्सिटी फिजिक्स इन्हीं में से किसी में होगा। एप्लीकेशन ये था कि हमारे जो अच्छे क्वालिटी के सिग्नल स्पीकर्स होते हैं ना, तो उसमें वूफर्स लगे होते हैं और ट्वीटर्स लगे रहते हैं। तो ये जो ट्वीटर्स होते हैं ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं। मतलब ये जो ट्वीटर्स हैं उससे हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड अच्छे से आती है, और ये वूफर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड को अच्छे से। ठीक है, तो हमारे पास जो सोर्स आता है ना, ये मान लो सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज हम दोनों के अक्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो इसको एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सर्किट है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पे लगा देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी से, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, सेम मतलब सोर्स है, और फिर इसी के साथ पैरेलल में यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे करके। मतलब ये सेम सप्लाई है और ये वूफर में जाता है, और यहाँ पे हम इंडक्टर लगा देते हैं। इंडक्टर क्या करता है पता है, इंडक्टर जो लो लो सिग्नल है ना, अरे तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी साउंड फाइल है उसको जब प्ले करते हो, तो साउंड फाइल जब प्ले होती है तो उसके जो साउंड सिग्नल्स है ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो साउंड में जो भी फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में साउंड फाइल स्टोर होती है। तो वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं यहाँ पे, तो उस साउंड के जो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल है वो तो वूफर में चले जाते हैं, क्योंकि वूफर में हाई को ब्लॉक कर दिया गया है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वो ट्विटर में चले जाते हैं। तो ओवरऑल जो साउंड का इफेक्ट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हम जो स्पीकर्स बनाते हैं ना, अगर एक ही स्पीकर बनाए दोनों क्वालिटी के, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं लो फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा, ठीक है, फेवरेबल होते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे टेली कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो वही हम नॉर्मल जो इन पर्सन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो जैसे साउंड सिग्नल है, ठीक है, मैकेनिकल साउंड है, हम आपस में बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग ये सब
कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी हम किसी तरह से मॉडिफाई करते हैं और एयर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो एयर में जो सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो मैं कैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सूटेबल होते हैं। कुछ मटेरियल्स हायर फ्रीक्वेंसी रेंज को अलाउ करते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसी को डिसअलाउ करते हैं। कुछ मटेरियल्स लोअर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी को डिसअलाउ करते हैं। तो हमें जैसी भी कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन चाहिए होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कम्युनिकेशन चैनल्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स को सेंड करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। एनीवे, मेरा भी कंसर्न ये नहीं था। ठीक है, हाँ मैं कहाँ पर था? हाँ, हमें इस आरएलसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना। तो वो कैसा ग्राफ आएगा जरा बताना। ये तो वो कुछ इस शेप का आएगा, गेस कर सकते हो। पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे तो इम्पीडेंस डिक्रीज होगी। क्यों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद इम्पीडेंस इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी पता है? क्यों इंक्रीज होगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। तो बीच में यहाँ मिनिमम इम्पीडेंस आएगी और वो, ठीक है, बिल्कुल उस टाइम पे मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी जिस टाइम पे, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम है ना, वो एग्जैक्टली वहां पर आनी चाहिए जहाँ पे कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंसेस बिल्कुल इक्वल हो गए। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और इस टाइम में फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, सॉरी, इस टाइम में इम्पीडेंस मिनिमम है और इस टाइम में करंट बिल्कुल मैक्सिमम होगा। हम बोलेंगे मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू है, मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी आर के इक्वल। ठीक है, कब आएगी? व्हेन XL इक्वल्स XC। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। हम बोलते हैं कि हमारा सोर्स LCR सर्किट से रेजोनेंस में आ गया। ठीक है, इस LCR सर्किट का रिस्पांस मैक्सिमम मिलेगा कब? जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसी है जिसकी वजह से XL XC इक्वल हो गए। तो XL XC कब इक्वल होंगे वो 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये XL की वैल्यू है, ठीक है, XL की वैल्यू है XL की वैल्यू है ओमेगा L और XC की वैल्यू है 1/ओमेगा C। तो इसके अगले स्टेप में पता चलेगा ओमेगा की वैल्यू आ रही है, इसको ओमेगा नॉट लिख देगा, ये वैल्यू आ रही है 1/√LC और ये कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी का सोर्स LCR सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट करने पर हमारे LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट पास करेगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लो तुमसे पूछा जाए कि इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखो और ये बताओ कि साथ साथ ये बताओ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करो। ठीक है, तो मैं इसको प्लॉट, पहले इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी तो प्लॉट कर चुके हैं। इम्पीडेंस की वैल्यू लिखते हैं। इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है? वो है, ठीक है, किसी भी जनरल फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है? √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर लिखेंगे, इम्पीडेंस एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस, बताओ जल्दी, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तुम देख सकते हो यहाँ पे इम्पीडेंस, ठीक है, यहाँ पर इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी का कॉम्प्लेक्स फंक्शन कुछ आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग लेकिन ग्राफ कैसी आएगी हमें पता है। इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक, इम्पीडेंस फंक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये तो पता चल गया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है 1/√LC पर, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर इम्पीडेंस मिनिमम होगा। मिनिमम इम्पीडेंस कितना होगा, वो आर के इक्वल होगा, ठीक। इसके अलावा इम्पीडेंस की वैल्यू हमेशा आर से ज्यादा होगी, ठीक, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब पूछा कि, और साथ साथ ये भी पता है कि जिस टाइम में इम्पीडेंस मिनिमम होगा उस टाइम में करंट मैक्सिमम होगा, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, V0 अपॉन Z के इक्वल। Z मिनिमम, Z की वैल्यू R है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी I0 अपॉन R के इक्वल, ठीक है। ये ज्यादा स्टफ तो नहीं हो रहा है ना तुम लोगों के लिए। तो हम लोग साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लिया है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी भी हम प्लॉट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, इसी ग्राफ की हेल्प लेता हूँ, इसमें मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आएगी वो तो पता है, जहाँ पर ये मिनिमम, ठीक है, जो मिनिमम आया है ना इम्पीडेंस का, और इम्पीडेंस को एक काम करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा लाइट कर लिया जाए, ठीक है, ये इम्पीडेंस है, ठीक। अब करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी में प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है। करंट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बाद में लिखेंगे, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। करंट की वैल्यू होती कितनी है, करंट की वैल्यू होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली करंट की पीक वैल्यू की बात की जा रही है, वो होती है V0 अपॉन Z के इक्वल। तो तुम देख सकते हो फ्रीक्वेंसी के साथ Z कैसे वैरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ ये पीक वैल्यू है, V0 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से नहीं चेंज हो रही है, ये तो पीक वैल्यूज की बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी से, लेकिन इम्पीडेंस बदल रहा है, तो इम्पीडेंस की वैल्यू स्टार्टिंग में बिल्कुल इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ओमेगा इक्वल 0 पर करंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इम्पीडेंस बहुत हाई है, कोई करंट नहीं पास। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इम्पीडेंस की वैल्यू कम होते जाएगी और करंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी, ठीक है। एक टाइम आएगा जब इम्पीडेंस मिनिमम है, उस टाइम में करंट मैक्सिमम होगा, और इसके आगे फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू और बढ़ रही है, और इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ने की वजह से अब करंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। ओवरऑल करंट का ग्राफ अगर प्लॉट करने को कहा जाए, करंट वर्सेस, ठीक है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से होगा, ठीक, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, मतलब कि हमारा आरएलसी सर्किट सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है, सोर्स भी सेम है, एक्सेप्ट कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम, ठीक है, 0 से इंक्रीज करके इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के वैरी करने की वजह से ना हमारे सर्किट में करंट वैरी कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली करंट का मतलब करंट की पीक वैल्यू की बात चल रही है, ठीक है। और करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहती है, लास्ट में 0 रहती है, और इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज होकर के 0 आ जाती है। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का आता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है वो पॉइंट कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पर
हम बोलते हैं कि हमारा सर्किट ठीक है सबसे ज्यादा करंट पास कर रहा है, ठीक है, और करंट की वैल्यू इस टाइम में कितनी है, वो V0/R के इक्वल है। किसी भी जनरल फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू अगर लिखनी पड़ेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इम्पीडेंस एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो फिर करंट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखने में क्या प्रॉब्लम। अगर लिखने को कहा ही जाए तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हमें सारी चीजें पता है, हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना है लेकिन सही सही लिखना है, मतलब यहाँ पे याद आना चाहिए ओमेगा एल है 1/ω/c, ठीक है। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ ये वाला है। इसमें वैल्यूज कुछ भी करोगे ना, अगर इस फंक्शन मान लो इसको छोड़ो, फेजर डायग्राम की हेल्प से तुमने पहले ही कंक्लूड कर लिया कि इम्पीडेंस की वैल्यू कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन तुम सिर्फ मैथमेटिकली अगर ये एक्सप्रेशन रहता तब भी देख के बता सकते थे, ये R² है अपॉन सम क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है कि ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। जब ये वैल्यू 0 होगी उसी टाइम में Z की वैल्यू 0 होगी, उसी टाइम में रेजोनेंस होगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब अगर करें ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, ओवरऑल इम्पीडेंस इन्फिनिटी। अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, ओवरऑल इम्पीडेंस इन्फिनिटी। तो अगर ओमेगा को 0 से इन्फिनिटी ले जाएंगे, स्टार्टिंग में भी इम्पीडेंस इन्फिनिटी है, बाद में भी इन्फिनिटी, और बीच में मिनिमम वैल्यू आएगी जब ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए, इम्पीडेंस की वैल्यू R हो जाएगी उस टाइम में, ठीक है। और अकॉर्डिंगली करंट की वैल्यू वैरी करेगी, ठीक है। पीक करंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो अगर हमें रेजोनेंस में है, हमारा सर्किट पता चल जाएगी रेजोनेंस में, ठीक है, तो उस टाइम में पीक करंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो वैल्यू होती है I0/R की, अरे ये क्या लिखे, V0/R, सॉरी, V0/R की। और बाकी जगह पर करंट की वैल्यू बाकी फ्रीक्वेंसीज पर V0 इम्पीडेंस की वैल्यू R से कुछ ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कुछ कम होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ये जो रेजोनेंस का ग्राफ है, इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो कहलाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, इस ग्राफ से रिलेटेड, ये बहुत स्पेशल ग्राफ है, इस ग्राफ से रिलेटेड दो और क्वांटिटीज हम इंट्रोड्यूस करते। एक तो इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस टाइम में करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इसके अलावा दो टर्म्स और डिफाइन करते हैं, एक होती है, एक कहलाती है बैंडविड्थ, ठीक है, और दूसरी कहलाती है दूसरी क्या कहलाती है, बताओ? दूसरी क्वांटिटी कहलाती है क्वालिटी फैक्टर, ठीक। इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ सारी चीजें ग्राफ के साथ लिखूं। अभी तक क्या क्या बताया? अभी तक मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट की वैल्यू वैरी करेगी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा, इंक्रीज करके डिक्रीज, बीच में मैक्सिमम आएगा, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इतना ही बस बताया, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आएगी, वो 1/√LC पर आएगी, और उस फ्रीक्वेंसी पर करंट कितना होगा, V0/R। इतना ही बताया, और कुछ नहीं बताया। अब मैं ग्राफ के और ज्यादा ठीक है कैरेक्टरिस्टिक पर जा रहा हूँ, कि जो ग्राफ की शेप है ना, ठीक, उसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए हम पहले डिफाइन करते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज
जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए करंट की वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम का 1/√2 से ज्यादा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे 1/√2 क्यों? 1/√2 इसलिए क्योंकि करंट अगर 1/√2 होगा तो पावर की वैल्यू वो हाफ होगी, ठीक, क्योंकि I²Z cos phi की इक्वल पावर की वैल्यू होती है। और अगर पावर की वैल्यू I² के प्रोपोर्शनल होती है, तो पावर अगर 1/√2 टाइम्स है, सॉरी करंट अगर 1/√2 टाइम्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगा वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर आएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके लिए करंट की वैल्यू करंट का मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम से ज्यादा है। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है? V0/R है, तो 1/√2 टाइम्स करंट की वैल्यू कितनी है? ठीक है, ये 1/√2 का मतलब 70%, 70% कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 70, अब मैं थोड़ा इम्पीडेंस वाला में इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये नहीं तो क्लैरिटी कम हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेटेस्ट से 1/√2 यहाँ पर आया। ठीक है, तो 1/√2 यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, यही वो फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, यही वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके लिए करंट की वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए पावर की वैल्यू 50% से ज्यादा है, डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बता सकते हो कि ओमेगा एल और ओमेगा एफ की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे? बता सकते हो? कैसे निकालेंगे? अरे किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हमें करंट पता है। कहाँ पता है? ये पता नहीं है। किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू कितनी आएगी पता है? हमें पता लगाना किस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स आ जाए। मैक्सिमम करंट है V0/R, तो 1/√2 का मतलब V0/√2R। ठीक है, तो यहाँ पे V0/√2R पुट करो और इसको इक्वेट करो, ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ओमेगा की वैल्यूज पता चल जाएंगी। तुम ट्राई करोगे थोड़ा कि वैसे कि तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक, मुझे ट्राई करके बताओ कि क्या आ रहा है। तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ और मुझे अनम्यूट करके आंसर बताओ। ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर्स है और क्या है? ट्रांसफॉर्मर है और है एलसी ऑसिलेशन। कितनी वैल्यू आ रही है? और क्या आ रही है? बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आ रही है? R/2 R/2L। yes R/2L
R/L या R/2L? ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा उसको अप्रोक्सीमेशन भी यूज करना पड़ेगा। उसको सिंप्लीफाई करोगे, बैंडविड्थ की वैल्यू आ रही है ओमेगा इसको तुम लोग सॉल्व करना, ये यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने एफ क्यों लिखा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, इसको एच लिखता हूँ ना, ठीक है। तो ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, ये किस इक्वेशन से आएगा ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है इतनी, यहाँ पे लिख देता हूँ इतनी प्रॉब्लम। आई नॉट की वैल्यू किसी भी जनरल फ्रीक्वेंसी के लिए आ रही है R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर अंडर, ठीक है। किस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू 1/√2 टाइम्स आ जाएगी, इसको लिखेंगे 1/√2 टाइम्स R। मैक्सिमम करंट है V0/R, तो उसका 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। तो इससे ओमेगा की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे तो वो ओमेगा एच ओमेगा एल होगी, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें बैंडविड्थ की वैल्यू पता चलेगी। और बैंडविड्थ की वैल्यू तुम कैलकुलेट करके चेक करना, ये वैल्यू पता है कितनी आएगी, ये वैल्यू आ रही है R/, ठीक है, L की, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रहना चाहिए। ये R/L पहले कहीं पर आया है क्या, याद दिलाओ कहीं पर, सुन, ये R/L, L और R का रेशियो इससे पहले कहीं सुना है? नहीं सुना है? अरे ये टाइम कांस्टेंट होता है, टाउ की वैल्यू गुड L/R की इक्वल होती है LR सर्किट्स के लिए। तो तुम देख सकते हो बैंडविड्थ जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम पीरियड, तो ये 1/टाउ के इक्वल आती है बैंडविड्थ की वैल्यू LCR सर्किट में, ठीक है। तो ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें दो चीजें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? एक तो याद होना चाहिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कि वो वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है, वो वैल्यू आती है 1/√LC, ठीक है। और दूसरा है बैंडविड्थ की वैल्यू, तो बैंडविड्थ की वैल्यू वो टाइम पीरियड से तुम्हें याद रही R/L। अगर ये दोनों चीजें पता है तो क्वालिटी फैक्टर हम डिफाइन करते हैं। क्वालिटी फैक्टर किसी भी RLC सर्किट के लिए ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक हम की क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए कहते हैं क्वालिटी फैक्टर होता है। वो कैसे डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है ना वो एक तरह से बताता है कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की जो शेप है वो कितना ज्यादा ट्यून्ड है, कितना ज्यादा शार्प है, ठीक, कितना ज्यादा वो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के लिए, देखो इस तरह की अगर ग्राफ है, इस तरह का अगर ग्राफ है, बैंडविड्थ कम होगी, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगी, ठीक। देखो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना तो प्रोपोर्शनली लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेंगी। अगर ओमेगा नॉट ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा एल ओमेगा हाई और बैंडविड्थ बढ़ेगी। तो हम लोग इसीलिए क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं कि ओमेगा क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ की, ठीक है। तो तुम देख सकते हो बैंडविड्थ जितनी कम होगी ना क्वालिटी फैक्टर उतनी ज्यादा होगी, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो कितना ज्यादा शार्प है, इस तरह से, ठीक है। और अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम है तो उसकी शेप कैसी रहेगी, कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। तो मैं उसको देखता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इन क्वालिटी फैक्टर की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं।
ये वैल्यू कितनी आ रही है दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद? बताओ क्या वैल्यू आ रही है? ठीक है, ये वैल्यू आती है 1/r, इसको तुम चेक कर लो, √L/c। ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू तुम देख सकते हो। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू R पर, L पर, C पर, तीनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, इसको अगर तुम चेक करोगे तो ये वैल्यू आएगी, पता है किसके इक्वल? ये XL/R या XC/R की इक्वल आएगी। XL XC तो सेम हो गए, ये X/R की इक्वल दी जाएगी। कि XL लिखना हो और ये XC, क्योंकि रेजोनेंस पर XL XC की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, जो रेजोनेंस पर ये XL XC कैलकुलेट करो, उसका रेशियो लो, इससे भी तुम्हें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। एनीवे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये वाला एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए। तो तुम देख सकते हो जो क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन आ रहा है, इससे पता चलता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे आरएलसी सर्किट में जितनी ज्यादा होगी, क्वालिटी फैक्टर उतनी कम होगी। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होगी। तो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए एल और सी को सेम रखते हैं। एल और सी सेम है तो क्या होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब करंट का जो पीक है वो तो एक ही जगह पर आएगा। एल सी को सेम रखा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू ना हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो सब्सिक्वेंट ग्राफ्स है पता है वो कैसे आएंगे? कुछ इस तरह से आएगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है और बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस तो और ज्यादा आएगी रेजिस्टेंस, ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक, ग्राफ की शेप कुछ ऐसी आएगी। और बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो हो सकता है ग्राफ की जो शेप है वो और इस तरह से ऐसे आए। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, फिगर अनक्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम देख सकते हो जो पीक है ना, यहाँ से भी देख सकते हो कि आर की वैल्यू अगर कम होगी तो आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पीक वैल्यू कम होगी। यहाँ पर आर ज्यादा है, ठीक है, बैंडविड्थ ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर खराब होगी। ठीक है, और आर की वैल्यू जैसे जैसे कम करते जाएंगे, ठीक है, उतनी ट्यूनिंग अच्छी होती जाएगी, उसकी बैंडविड्थ कम होती जाएगी, पीक बढ़ती जाएगी। हम बोलेंगे कि वो ज्यादा ट्यून सर्किट है। अब ट्यून का क्या मतलब होता है, वो भी मैं फाइनली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्यूनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो रेडियो टावर्स होते हैं ना, वहां से तुम्हारा एफएम सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तुम अपने घर पे ये ट्रांजिस्टर लेकर के बैठे हो और यहाँ पे छोटा ये जो ट्रांजिस्टर की जो सर्किट होती है ना, ठीक है, वो भी एक्चुअली आरएलसी सर्किट होती है, इस तरह से छोटी सी RLC। ठीक है, और उसमें डिफरेंस बस ये होता है कि इसका जो एसी सोर्स होता है ना, वो एक्चुअली इस ट्रांजिस्टर में नहीं होता है। वो पता है कहाँ पर होता है? वो यहाँ एंटीना में होता है। और एंटीना पर ये जो रेडियो टावर्स है वहां से जो सिग्नल आ रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो एसी सिग्नल्स आ रहे हैं तुम्हारे ट्रांजिस्टर के पास, वही एसी सोर्स की तरह ट्रीट होते हैं इस ट्रांजिस्टर के ट्यूनिंग सर्किट के लिए। ठीक है, तो ट्यूनिंग सर्किट हम लोग बिल्कुल सिंपल आरएलसी सर्किट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आरएलसी सर्किट होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसमें बहुत सारे चैनल्स, मतलब जो भी रेडियो स्टेशन है वहाँ पे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडियो चैनल्स हैं। ठीक है, तो सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, तुम मान लो 92.4 मेगाहर्ट्ज वाला चैनल ठीक पिक करना चाहते हो। ठीक है, तुम इसको ट्यून करते हो। ट्यून करने से क्या करते हो ना, कि अपने आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को तुम ठीक है अप डाउन कर रहे हो। तो ठीक है, तो अगर तुम्हें 92.4 मेगाहर्ट्ज वाला चैनल पिक करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अपने आरएलसी सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, वो बिल्कुल 92.4 मेगाहर्ट्ज पहुंचा दोगे। ठीक है, 1/√LC की वैल्यू वेरी करके तुम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वेरी कर सकते हो। तो हम लोग एक्चुअली जो तुम ऐसे घुमाते हो ना, ये जो नॉब रहता है वो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है। तो तुम कैपेसिटेंस वेरी करते हो
और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैरी करते हो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जैसे ही 92.4 की इक्वल होती है, तो जो सिग्नल आ रहा है, रेडियो सिग्नल जो आ रहा है 92.4 का, उसके करस्पॉन्डिंग आरएलसी सर्किट में सबसे ज्यादा करंट ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। और बाकी सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं, कि बाकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग करंट बहुत कम फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो मेन जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो 92.4 के करस्पॉन्डिंग फ्लो कर रहा होता है। तो 92.4 के करस्पॉन्डिंग जैसा सिग्नल है वैसे ही करंट फ्लो कर रहा है, उसी एम्पलीट्यूड के करंट फ्लो कर रहे हैं, और उसी एम्पलीट्यूड के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि उसी सिग्नल का साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब इसमें और भी बहुत मतलब इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन सिंपल टर्म्स में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मान लो तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे एलसीआर सर्किट की ट्यूनिंग या ये क्वालिटी फैक्टर अच्छी नहीं है, ठीक है। होगा क्या कि मान लो तुम्हारे आरएलसी सर्किट की क्वालिटी फैक्टर अच्छी नहीं है, ठीक। अगर अच्छा क्वालिटी फैक्टर है तो शेप कुछ ऐसा होगा, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारे ट्यूनिंग सर्किट में सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है ना, उसी का करंट फ्लो करेगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सिग्नल, एयर में तो सारे सिग्नल्स है, तो बाकी जो सिग्नल्स आएंगे ना, उनके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, ठीक है। तो तुम्हें जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए वही तुम पिक कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो क्वालिटी फैक्टर तुम्हारे सर्किट की लो है, इस तरह की है, तो होगा क्या पता है, क्या होगा पता है, तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो तो उसके करस्पॉन्डिंग तो करंट आ ही रहा है, लेकिन बाकी फ्रीक्वेंसी के भी जो करंट है ना, साथ साथ ओवरलैप कर जाएंगे, तो तुम्हें सारे साउंड एक साथ मिक्स होकर के सुनाई देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि RLC की वैल्यू दे दी जाती है और बोला जाता है इसमें से कौन सा सर्किट ट्यूनिंग सर्किट के लिए बेस्ट होगा। वही सर्किट ट्यूनिंग सर्किट के लिए बेस्ट होगा जिसके लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, तो अब तो ट्रांसफॉर्मर्स है, और ट्रांसफॉर्मर्स के साथ मुझे एक्सप्लेन, अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। वैसे मुझे रेजोनेंस की बेसिस पे इसमें क्वेश्चंस कराने चाहिए। चलो एक पॉइंट लास्ट बता देता हूँ। ये जो सर्किट्स होते हैं ना, ये जो आरएलसी सर्किट्स होते हैं, कि मैंने प्लान किया था कि इसमें वो एलसी ऑसिलेशन भी कंप्लीट कर लूँ, तो इसको हम सुबह में करते हैं। हाँ, ये मान लो अगर इसकी एल की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आर की वैल्यू दी गई है, ये, और इसके लिए तुमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अगर सेम फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगा हुआ है तो हम बोलेंगे हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और वोल्टेज कितना कितना हो, वोल्टेज कैसे वैरी करेगा। तो उस टाइम में वोल्टेज की वैल्यू जो है ना, मान लो मैं यहाँ पर मान लो 50 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट एल सी की इक्वल हो गई है। मान लो इस सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अंडर रूट एल सी है। मान लो हम ऐसा सोर्स, ठीक है, सोर्स कनेक्ट करें जिसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, तो उस टाइम में क्या होगा पता है, उस टाइम में इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज फेज है वो बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में याद करो, सर्किट को सॉल्व करने के लिए बोला था कि रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फेजर, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज फेजर, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फेजर ऐड करके हमें सोर्स के क्रॉस वोल्टेज फेजर आए। अब ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा ऑपोजिट फेज में होते हैं, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा तो कैपेसिटर के क्रॉस नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा। अगर इंडक्टर के क्रॉस पॉजिटिव मान लो +30 डिग्री पर होगा तो इंडक्टर के क्रॉस -30 डिग्री पर होगा फेजर, ठीक है। तो जो भी वैल्यू इंडक्टर के क्रॉस होगी ना, उसकी ठीक ऑपोजिट कैपेसिटर के क्रॉस वैल्यू होगी, ठीक है। तो नेट वोल्टेज जो आएगा इस आरएलसी के अक्रॉस रेजोनेंस के टाइम में,
वो उतना ही आएगा जितना कि रेजिस्टर के अक्रॉस है, और वो उतना ही होगा जितना सोर्स के अक्रॉस है, क्योंकि इनके अक्रॉस तो 0 हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे सोर्स का वोल्टेज वैरी कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज वैरी करेगा। ये बिल्कुल प्योर रेजिस्टर सर्किट की तरह ही ऑलमोस्ट बिहेव करेगा। मतलब जैसे एसी को सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया, ये सारा वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टर पर जा रहा है। तुम पूछोगे ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनके अक्रॉस वोल्टेज हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी वोल्ट, जितना भी वोल्ट एल के अक्रॉस है ना, उतना ही सी के अक्रॉस है ऑपोजिट। कि पहले क्या हो रहा था ना, ये दोनों ऑपोजिट फेज में तो थे, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं थे। ये 60 था, ये 20 था। ये तुम्हें याद है, इसकी पीक वैल्यू 60 आ रही थी, इसकी 20 आ रही थी। अगर दोनों की पीक वैल्यू सेम आ जाए, मान लो ये 60 है और ये 60 है, तो होगा क्या ना कि जब ये +60 आ रहा है तो ये -60 आ रहा है। ठीक है, जब इसके पास +20 आ रहा है वोल्ट, तब इसके पास -20 वोल्ट आ रहा है। ठीक, अलग अलग टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेजेस हर एक एलिमेंट की अक्रॉस ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन उस ऑसिलेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी मोमेंट पर इंडक्टर के अक्रॉस जितनी होगी, उतनी कैपेसिटर के अक्रॉस ऑपोजिट पोलैरिटी की होगी। तो इन दोनों का नेट वोल्टेज 0 हो जाएगा, सिर्फ उस केस में जब सर्किट रेजोनेंस में है। ठीक है, तो रेजोनेंस में तुम देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट फेज में है, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाता है रेजोनेंस के केस में, तो सारा वोल्टेज रेजिस्टर पर जाता है, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम करंट ड्राइव होता है। और करंट कितना होता है उस टाइम में, तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिएक्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पता है रेजोनेंस में सर्किट है, तो करंट की वैल्यू तुम डायरेक्टली लिख सकते हो V0/R के इक्वल। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेजेस कितने कितने हैं। ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल एक्सिस से। हम इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जैसे आरएलसी सर्किट को सॉल्व करते थे वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नेट वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा और नेट करंट रेजिस्टर के अकॉर्डिंग V0/R के इक्वल होगी। ठीक है, ये रेजोनेंस वाला पार्ट अच्छे से जाकर के अभी रिवाइज करना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्यादातर सर्किट जो होते हैं वो एसी में जो सर्किट्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, वो रेजोनेंस के डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ओके, ठीक है, तो कल की क्लास में होपफुली हम ये वाला पार्ट कवर कर लेंगे, एलसी ऑसिलेशन वाला। एलसी ऑसिलेशन, डैम्ड और फोर्स ऑसिलेशन का अभी वहाँ पे कुछ पार्ट रिवाइज होगा। और ट्रांसफार्मर्स के लिए तो एक फॉर्मूला है, चाहे तो वो मैं डायरेक्टली बता दूं, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन ट्रांसफार्मर्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें थोड़ी मेहनत है, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।